विषय में एक अच्छी सी कविता 5 धमक धमक आता हाथी समझेंगे। ये प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रची गई है। प्रयाग शुक्ल का जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। श्री प्रयाग शुक्ल ने 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक और सत्यजीत रे पर एक पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया है। प्रयाग शुक्ल की सभी रचनाओं में से एक प्यारी सी रचना है जो हाथी के बारे में बताई गई है। तो इस रचना के बारे में आज हम समझेंगे। इस रचना का नाम है धमक धमक आता हाथी। बच्चों, आप सबने हाथी तो देखा ही होगा। हाथी धमक धमक आता है। धमक धमक ये हाथी की चलने की आवाज है। हाथी जब चलता है तो धमक धमक आवाज आती है। हाथी के सुपड़े जैसे कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, हाथी की लंबी सूंड होती है और 2 दांत होते हैं जिसे हम हाथी दांत कहते हैं। वो बहुत कीमती होते हैं। तो हम अब इस कविता को समझेंगे। कविता 5 धमक धमक आता हाथी। हाथी धमक धमक आता है। हाथी को हम गज भी कहते हैं। धमक धमक जाता हाथी। हाथी धमक धमक जाता है। अपनी सूंड उठाता हाथी। हाथी अपनी सूंड उठाता है। अपनी सूंड गिराता हाथी। हाथी अपनी सूंड गिराता है। सूंड, बच्चों, सूंड ये हाथी के शरीर का ऐसा अंग है जिससे हाथी नाक और हाथ दोनों का काम करता है। सूंड से हाथी अपनी सांस भी लेता है और कोई भी चीज पकड़नी हो तो हाथी सूंड का उपयोग करके ये कोई भी चीज वस्तु पकड़ता है। अपनी सूंड हिलाता हाथी। अपनी सूंड घुमाता हाथी। तो कि हाथी जब चलता है तो अपनी सूंड उठाता है, गिराता है, हिलाता है और घुमाता हुआ चलता है। धमक धमक आता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। हाथी धमक धमक आता है और धमक धमक जाता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। लेकिन हाथी जब पानी में जाता है तो अपनी सूंड भर भर के अपने शरीर पर डालता है और नहाता है। कितने केले खाता हाथी, वह तो नहीं बताता हाथी। बच्चों, हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी कितने केले खाता है वह किसी को बताता नहीं है। धमक धमक आता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। हाथी धमक धमक आता है और धमक धमक जाता है। अब हम इस कविता का गान करेंगे। धमक धमक आता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। धमक धमक आता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी। अपनी सूंड गिराता हाथी। धमक धमक आता
इस कविता का गुजराती में अनुवाद करेंगे। હવે આપણે આ કવિતાનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીએ। ધમક ધમક આતા હાથી, હાથી ધમક ધમક આવે છે। ધમક ધમક જાતા હાથી, હાથી ધમક ધમક જાય છે। અપની સૂંઢ હી ઉઠાતા હાથી, અપની એટલે તેની, સૂંઢ એટલે સૂંઢ, ઉઠાતા એટલે ઊંચી કરે છે હાથી, હાથી તેની સૂંઢ ઊંચી કરે છે। અપની સૂંઢ ગિરાતા હાથી, હાથી તેની સૂંઢ નીચી કરે છે। અપની સૂંઢ હિલાતા હાથી, હાથી તેની સૂંઢ હલાવે છે। અપની સૂંઢ ઘુમાતા હાથી, હાથી તેની સૂંઢ ફેરવે છે। ધમક ધમક આતા હાથી, હાથી ધમક ધમક આવે છે। ધમક ધમક જાતા હાથી, હાથી ધમક ધમક જાય છે। જબ પાણી મેં જાતા હાથી, જબ એટલે જ્યારે, પાણી પાણી, જાતા એટલે જાય છે, જ્યારે હાથી પાણીમાં જાય છે। ભર ભર સૂંઢ નહાતા હાથી, ભર ભર એટલે ભરી ભરીને, સૂંઢ એટલે સૂંઢ, નહાતા એટલે નાય છે, ત્યારે હાથી સૂંઢ ભરી ભરીને નાય છે। કિતને કેલે ખાતા હાથી, કિતને એટલે કે કેટલા, કેલે એટલે કેળા, ખાતા એટલે ખાય છે, હાથી કેટલા કેળા ખાય છે। વહ તો નહીં બતાતા હાથી, વહ એટલે તે, બતાતા એટલે બતાવતો, નહીં એટલે નથી, તે હાથી બતાવતો નથી। ધમક ધમક આતા હાથી, હાથી ધમક ધમક આવે છે। ધમક ધમક જાતા હાથી, हाथी धमक धमक जाए छे। बच्चों अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखेंगे। धमक, धमक को हम जोश और तेज भी कहते हैं। पानी को जल, नीर और सली कहते हैं। हाथी, हाथी को हम गज भी कहते हैं। अब हम हिंदी शब्द का गुजराती शब्द देखेंगे। આપણે આજે અત્યારે હિન્દી શબ્દનો ગુજરાતી શબ્દ જોઈશું। આતા આવે, જાતા એટલે જવું, સૂંઢ સૂંઢ, ઉઠાતા ઊંચી કરે, ગિરાતા એટલે નીચી કરે, હિલાતા ગુજરાતી હલાવે, ઘુમાતા ફેરવે ઘુમાવે, જબ ગુજરાતી જ્યારે, પાણી પાણી, અપની પોતાની, કેલે કેળા, कितने कितला, खाता ले खाओ। अब हम इस कविता के विलोम शब्द देखेंगे। विलोम એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે એને વિરોધી શબ્દ કહીએ। उठाता का विलोम शब्द गिराता, पकड़ना का विलोम शब्द छोड़ना, आना का विलोम शब्द होता है जाना, छोटा का विलोम शब्द बड़ा, ऊंचा तो इसका विलोम शब्द नीचा होता है। तो अब हम इस कविता का अभ्यास समझेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। बच्चों, घर पे आपके छोटे या बड़े भाई बहन के साथ आपको इस कविता का अभिनय के साथ गान करना है। प्रश्न 2 है, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। इसमें पहला शब्द है रोना। तो बच्चों, जब आपको किसी बात का दुख होता है तब आप कैसे रोते हैं? तो यहाँ आपको रोने का अभिनय करना है। दूसरा शब्द है हंसना। जब आप खुश होते हैं तब कैसे हंसते हैं? तो यहाँ आपको हंसने का अभिनय करना है। तीसरा शब्द है पटाखे छोड़ना।
तो आप दीपावली के त्योहार पर और शादी में पटाखे तो छोड़ते ही होंगे। तो आप पटाखे कैसे छोड़ते हैं? तो यहाँ आपको पटाखे छोड़ने का अभिनय करना है। चौथा शब्द है कपड़े धोना। तो आपके घर में आपकी मम्मी कपड़े तो धोती है, तो आपको यहाँ कपड़े धोने का अभिनय करना है। प्रश्न 3 में अ विभाग में है, पढ़िए और समझिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द को हमें पढ़ना है और समझना है। ये सभी शब्द विलोम शब्द है। यहाँ उठाना, गिराना, आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना। प्रश्न 3 में ब विभाग में ऊपर दिए गए विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। यहाँ प्रश्न 3 में अ विभाग में हमें ये शब्दों दिए गए हैं, तो ये शब्दों का प्रयोग करके हमें 2 वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पहले शब्द 2 शब्द उठाना, गिराना, इसका प्रयोग करके 2 वाक्य यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। इसी तरह दूसरे नंबर में 2 शब्द है आना, जाना। तो अब हम ये 2 शब्दों का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाएंगे। मंदिर में कुछ लोग आना चाहते हैं, तो मंदिर में से कुछ लोग जाना भी चाहते हैं। तीसरे नंबर में 2 शब्द है छोटा, बड़ा। तो ये 2 शब्दों का प्रयोग करके हम 2 वाक्य बनाएंगे। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, तो दूसरा भाई मुझसे बड़ा है। चौथे नंबर में ऊंचा, नीचा, ये 2 शब्द दिए गए हैं। ये 2 शब्दों का प्रयोग करके हम 2 वाक्य बनाएंगे। गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। 5वें नंबर पर पकड़ना, छोड़ना, 2 शब्द दिए गए हैं। अब हम ये 2 शब्दों का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाएंगे। मगर आदमी को पकड़ता है, लेकिन मगर आदमी को छोड़ता नहीं है। प्रश्न 4 में चित्र के आधार पर कहानी कहिए। बच्चों, अब हम यहाँ दिए गए 4 चित्र बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पहले नंबर के चित्र में आप सब देखो तो यहाँ कई सारे जानवर हैं। इसमें एक शेर भी दिखाई देता है। दूसरे नंबर के चित्र में एक शेर और एक खरगोश दिखाई देता है। ये तीसरे नंबर के चित्र में एक खरगोश शेर के साथ कुछ बातें करता हुआ दिखाई देता है। चौथे नंबर के चित्र में एक शेर, एक खरगोश और एक कुआं दिखाई देता है। कुएं के अंदर शेर की परछाई भी दिखाई देती है। अब हम ये चारों चित्रों पर से एक कहानी बनाएंगे। बच्चों, मैं ये चारों चित्रों को लेकर एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक जंगल था। इस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। इसमें एक शेर भी था। शेर बहुत चालाक था। वह जंगल में कई सारे जानवरों को मार डालता था। इसलिए
जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक योजना बनाई और सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए और शेर के पास पहुंचकर उन्होंने शेर से प्रार्थना की, महाराज, हम आपको हर रोज निश्चित समय पर एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। बदले में आप जंगल में से किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना। शेर को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो अब रोज निश्चित समय पर शेर के पास एक जानवर जाने लगा। एक दिन शेर के पास जाने की बारी खरगोश की आई। खरगोश तो बहुत चतुर था। वह सीधा शेर के पास जाने के बदले जंगल में इधर उधर घूमने लगा और देर से शेर के पास पहुंचा। देर होने के कारण वहां शेर बहुत गुस्से में था और गुस्से में आकर उन्होंने शेर को देर से आने का कारण पूछा। तब शेर ने गुस्से में आकर खरगोश को देर से आने का कारण पूछा। तब खरगोश ने बताया कि महाराज, मैं सीधा आपके पास ही आना चाहता था, लेकिन मुझे जंगल में एक दूसरा शेर मिला और वो मुझे इस जंगल का राजा बताता था। तब वो शेर तो बहुत गुस्से में आया और कहा, चल मुझे वो दुष्ट के पास ले चल। तब खरगोश ने शेर को एक कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वो दूसरा शेर इस कुएं में छिपा हुआ है। तब शेर ने कुएं में देखा तो कुएं में शेर को अपनी परछाई दिखाई दी और शेर अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ बैठा और वो शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और मर गया। खरगोश की चतुराई से जंगल के सारे जानवरों की जान बच गई। तो जंगल के सारे जानवरों ने खरगोश को धन्यवाद दिया। तो अब हम इस कविता का शीर्षक चतुर खरगोश और शेर भी रख सकते हैं। बच्चों, अब हम इस कविता का स्वाध्याय समझेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस कविता के आधार पर ही देना है। इसमें पहला प्रश्न है, हाथी किस तरह से आता है? तो हाथी धमक धमक आता है। दूसरा प्रश्न है, नहाने के लिए हाथी शुंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी शुंड में पानी भरता है। तीसरा प्रश्न है, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो इसके जवाब में हाथी केले खाकर बताता नहीं है। चौथा प्रश्न है, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? तो हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। અહીંયા હાથીનું ચિત્ર આપેલું છે। એમાં હાથીના કેટલાક અંગો દોરેલા નથી, જેમ કે હાથીની પાછળ પૂંછડી હોય છે તો અહીંયા પૂંછડી દોરેલી નથી। હાથીને 4 પગ હોય છે તો અહીંયા એનો ચોથો પગ દોરેલો નથી। હાથીને સુપડા જેવો કાન હોય છે તો અહીંયા હાથીનો કાન પણ દોરેલો નથી। અને હાથીને આગળ દાંત હોય છે, એ દાંત પણ અહીંયા દોરેલા નથી। તો તમારે હાથીના જે અંગો અહીંયા દોરેલા નથી એ અંગો દોરી અને અંદર
રંગ પૂરી અને એક સરસ મજાનો હાથી તૈયાર કરવાનો છે.